ये बच्चों हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़ रहे हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर में आज तीसरा वीडियो है। तो आइए जो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके जो संयुग्मी होते हैं उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ की चर्चा करते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है x + iy, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर में जो रियल पार्ट होता है वो होता है x और जो इसका इमेजिनरी पार्ट होता है वो होता है y। ये विदाउट i रियल पार्ट और जो विद i होता है वो होता है इमेजिनरी पार्ट। अब अगर हम इसका कंजुगेट निकालते हैं, इसका संयुग्मी निकालते हैं, तो संयुग्मी निकालने का तरीका ये होता है कि यहाँ पर जो इनके बीच में जो साइन होता है, स्पेशली जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन हम लोग चेंज कर देते हैं। प्लस है तो माइनस कर देंगे और माइनस है तो प्लस कर देंगे। तो ये हमारे पास जो एक कॉम्प्लेक्स नंबर x + iy था उसका कंजुगेट मिल गया। अब जब हमारे पास ये दो नंबर्स हैं, एक नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर है और एक उसका कंजुगेट है, तो अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो क्या बन जाएगा। तो जोड़ने पे देखते हैं z + z बार इज़ इक्वल टू, अब ये माइनस का है ये प्लस का, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे तो आ जाएगा 2x और यहाँ लिख देंगे 2 और x क्या होता है रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कंजुगेट का जो सम होता है वो होता है उस कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट का डबल। इसी तरीके से अगर हम इन दोनों को घटा देते, इन दोनों को माइनस कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, तो देखिए ये माइनस का हो जाएगा x और ये प्लस का हो जाएगा। तो x से कैंसिल हो जाएगा और ये दोनों प्लस के हो जाएंगे तो ऐड हो जाएंगे, तो बन जाएगा 2iy और इसको हम लोग लिखते हैं 2 × i × 2y और 2y क्या होता है, जस्ट ए मिनट, 2 और ये लिखा है iy। तो iy क्या है, iy होता है इमेजिनरी पार्ट, तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, तो यहाँ लिख देंगे इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। ये आ गया। तो हमें किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट का सम, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट का डिफरेंस, ये दो चीज़ें मालूम हो गई। अब इनका निकाल लेते हैं हम लोग प्रोडक्ट। तो अगर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है x + iy, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर से हम लोग कौन कौन सी चीज़ें पता कर सकते हैं। तो एक तो हम पता कर सकते हैं इसका रियल पार्ट, इसका इमेजिनरी पार्ट, और यहीं से हम पता कर सकते हैं इसका मॉडुलस, मापांक। तो हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि इसका मापांक होता है रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के स्क्वायर, सम ऑफ स्क्वायर और उसका रूट। और इसका हम लोग कोणांक भी निकाल सकते हैं। तो कोणांक इसका जो होता है वो होता है tan - y/x। तो यहाँ पर जब हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को और उसके कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है, तो मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं यहाँ पर। तो x + iy कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया इंटू x - iy इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट हो गया। अब इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए यहाँ पर एक फार्मूला बन रहा है, तो ये a + b और a - b। हम लोग जानते हैं कि a + b इंटू a - b इज़ इक्वल टू a² - b² होता है। तो यहाँ पर a की जगह पे हमारे पास है x, तो ये हो जाएगा a² माइनस, और b की जगह पे है iy, तो ये हो जाएगा a² - b²। तो यहाँ लिख देंगे x² माइनस iy होल स्क्वायर है, तो ये बन जाएगा i² × y²। और हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि i² इज़ इक्वल टू होता है -1। तो यहाँ पर i² की जगह पे -1 रखेंगे तो ये आ जाएगा -1 × y², और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस माइनस मिलके हो जाएगा +y²। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने लिखा था मॉड ऑफ z इज़ इक्वल टू √x² + y²। तो अगर हम इसमें दोनों साइड में स्क्वायर कर दें तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ z², और राइट साइड में जब स्क्वायर करेंगे तो इसका रूट हट जाएगा, तो हमें मिलेगा x² + y²। इट मीन्स कि हमारे पास x² + y² जो है वो z² के इक्वल है। तो यहाँ पर हम लोग x² + y² की जगह पे लिख सकते हैं मॉड ऑफ z होल स्क्वायर। तो ये हमें कुछ इसकी प्रॉपर्टी मिल गई। और ये जो लास्ट में प्रॉपर्टी हम पढ़ रहे हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। इसका हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ भी मैथमेटिक्स में और ख़ास तौर से कॉम्प्लेक्स नंबर में करते हैं।
तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट से को आपस में किस तरीके से रिलेट करते हैं उनकी बात हम लोग कर रहे थे। आइए कुछ आइडेंटिटीज़ की बात कर लेते हैं। देखिए आइडेंटिटीज़ हम लोग इन जनरल तो ये पढ़ते ही हैं कि a + b² इज इक्वल टू a² + 2ab + b²। इसी तरीके से अगर यहाँ माइनस हो तो यहाँ माइनस हो जाता है। एक हम लोग आइडेंटिटी और पढ़ते हैं a + b³ इज इक्वल टू a³ + 3a² b + 3ab² + b³ और एक आइडेंटिटी a - b³ की पढ़ते हैं a³ - 3a² b + 3ab² - b³। एक होती है a² - b² इज इक्वल टू a + b इंटू a - b। तो ये जनरल आइडेंटिटीज़ हैं जो हम लोग अलजेब्रा में और मैथमेटिक्स में बाकी जगह भी इनका हम लोग फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं। तो क्या कॉम्प्लेक्स नंबर में भी ये होता है? क्योंकि ये जो a और b के लिए हम लोग पढ़ते हैं ये एक्चुअली रियल नंबर्स के लिए होता है। तो रियल नंबर्स में तो ये आइडेंटिटी होती हैं, तो क्या इसी के करस्पॉन्डिंग कॉम्प्लेक्स नंबर में भी आइडेंटिटी हो सकती हैं या हैं? तो उनको हम लोग देख लेते हैं। तो कुछ आइडेंटिटीज़ यहाँ पर भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। आइडेंटिटीज़, तो पहली आइडेंटिटी हम लोग ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे है a + b, तो इसी तरीके से दो कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं, एक z1 + z2 और इन दोनों का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे ये आइडेंटिटी हम लोगों को पढ़नी है। अब इन आइडेंटिटी को जब हम प्रूव करेंगे तो इनको प्रूव करने के लिए हमें कुछ और फंडामेंटल चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, और वो क्या हैं? तो वो देखिए 3-4 चीज़ें हम लोग सीख लेते हैं। एक तो हम लोग देख लेते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, क्रम विनिमय का नियम। क्रम विनिमय का नियम सामान्य तौर पे क्या होता है कि दो राशियों को जब जोड़ते हैं 2 + 3 या 3 + 2 करते हैं तो इनका जो एडिशन होता है, जो रिजल्ट होता है, वो इनके ऑर्डर पे डिपेंड नहीं करता है, चाहे 2 पहले लिखें या 3 पहले लिखें। यही काम यहाँ इसमें भी कॉम्प्लेक्स नंबर में भी होता है कि अगर हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर जोड़ने हैं तो हम z1 + z2 करें या z2 + z1 करें, इससे कोई रिज़ल्ट में अंतर नहीं होता है। तो प्लस के लिए ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन के लिए भी होल्ड करती है। तो z1 × z2 इज इक्वल टू z2 × z1। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ा जाए तो उसमें किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को पहले लिखें और दूसरे को बाद में लिखें तो इससे कोई फ़र्क नहीं होता है। और इसी प्रकार से z1 और z2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम z1 को पहले लिखते हैं, z2 को बाद में लिखते हैं, या z2 को पहले लिखते हैं और z1 को बाद में लिखते हैं। यानी जो ऑर्डर है इनका वो उसका कोई यहाँ पर मीनिंग नहीं है, दोनों रिजल्ट जो होते हैं वो सेम होते हैं। तो जब सेम होते हैं तभी हम कहते हैं कि ये नंबर्स जो हैं वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहे हैं, उसको फॉलो कर रहे हैं। तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं वो फ्रिक्वेंटली एडिशन और मल्टीप्लिकेशन की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं। इसी तरीके से एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम लोग कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या एसोसिएटिव लॉ, हिंदी में कहते हैं साहचर्य नियम। तो साहचर्य नियम क्या होता है? इसमें 3 नंबर अगर हमारे पास है z1, z2 और z3, तो इन नंबर्स को हम जब ऐड करते हैं तो हम पहले z2 और z3 को ऐड कर लें और जो रिज़ल्ट आए उसको z1 में ऐड करें, या z1 और z2 को पहले ऐड कर लें और जो रिज़ल्ट आए उसको z3 में ऐड करें, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यानी ऐड करने की प्रक्रिया इनमें पहले लगाएं फिर बाद में इसमें लगाएं, या इसमें पहले लगाएं इसमें बाद में लगाएं, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यही काम प्रोडक्ट के लिए भी होता है। z1 × z2 × z3 इज इक्वल टू z1 × z2 × z3। तो दो नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे पहले, तो चाहे z2 और z3 को पहले मल्टीप्लाई करें और जो रिजल्ट आए उसको z1 से मल्टीप्लाई करें, या फिर z1 और z2 को पहले मल्टीप्लाई कर लें और जो रिजल्ट आए उसको z3 से मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ पर कोई मीनिंग, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक बात और यहाँ पे समझिए, यहाँ पर बेसिकली जब हम लोग इस तरीके से करते हैं तो ये ब्रैकेट को हम लोग खिसका देते हैं। ये ब्रैकेट उधर लास्ट वाले 2 एलिमेंट्स में था तो खिसका के इधर पहले वाले। तो कभी भी आपके पास जब प्लस के साइन लगे हों या इंटू के साइन लगे हों तो आप ब्रैकेट को आगे पीछे खिसका सकते हैं। यानी इन दोनों एलिमेंट में ब्रैकेट लगा है तो हम इस ब्रैकेट को खिसका के इधर ले आएँ तो इन दोनों में हो जाएगा। इसी तरीके से प्रोडक्ट में भी हो जाएगा। एक और प्रॉपर्टी हम लोगों को पढ़ लेनी है, वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इसको कहते हैं वितरण नियम। वितरण नियम, तो इसमें क्या होता है कि अगर हमारे पास 3 नंबर्स हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर 3 हैं, तो हम क्या करते हैं कि इसमें मल्टीप्लिकेशन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है ओवर द एडिशन।
तो मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा जो है वो योग पर वितरित हो रहा है। तो किस तरीके से होता है, तो Z1 जो है ये वितरित हो रहा है किसमें, Z2 और Z3 के लिए। Z1 इन दोनों के साथ चला जाएगा, तो Z1 इंटू Z2 और प्लस Z1 इंटू Z3। देखिए इसको सिंपली हम लोग इस तरीके से समझते हैं, एक जनरल मैथमेटिक्स जो पढ़ते हैं उसमें Z1 से जब ब्रैकेट को ओपन किया जाता है तो Z1 का प्रोडक्ट Z2 से भी हो जाता है और Z1 का प्रोडक्ट Z3 से भी हो जाता है। एक बात और यहाँ पे ध्यान रखने वाली है कि ये लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इसी तरीके से राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी होती है कि अगर हम ये बाहर था और ये दोनों ब्रैकेट के अंदर थे, उल्टा भी हो सकता है कि ब्रैकेट में पहले वाले एलिमेंट हो और ये बाद में लिखा हो, तो भी प्रोडक्ट हम उसी तरीके से करेंगे। तो यहाँ पे Z3 डिस्ट्रीब्यूट होगा Z1 और Z2 से, तो ये हो जाएगा Z1 इंटू Z3 प्लस Z2 इंटू Z3। एक बात और बताने लायक है जिसको हम लोग कहते हैं आइडेंटिटीज़, आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी जो होता है उसको हिंदी में कहते हैं तत्समक, समक। अब जैसे बाकी नंबर्स के लिए एडिशन के आइडेंटिटी 0 होती है और मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी 1 होती है, जो नेचुरल नंबर्स या नंबर हमने पढ़े हैं, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर्स में जो एडिशन की हमारे पास आइडेंटिटी है जिसको हम लोग Z प्लस कह सकते हैं। Z प्लस से मतलब है आइडेंटिटी फॉर द एडिशन, ये होती है 0 प्लस I0, जिसको हम लोग कहते हैं शून्य कॉम्प्लेक्स नंबर। और दूसरा जो मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी होती है जिसको हम लोग Z क्रॉस कह सकते हैं, ये होती है 1 प्लस I0। अब देखिए जो एडिशन की आइडेंटिटी होती है, इसको हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐड करेंगे तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन की जो आइडेंटिटी है, इसको किसी दूसरे नंबर में किसी कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उस नंबर में कोई चेंज नहीं आएगा। तो आइडेंटिटी वे एलिमेंट होते हैं जिनको किसी दूसरे नंबर में मल्टीप्लाई करें या ऐड करें तो उसमें कोई चेंज ना हो। तो ये कुछ फंडामेंटल प्रॉपर्टी हैं जिनका हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। और अब हम लोग आइडेंटिटीज़ को प्रूव कर लेते हैं। तो जैसे हमने एक आइडेंटिटी ले रखी पहली Z1 प्लस Z2 होल स्क्वायर, तो अब इसका करना है तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो देखिए होल स्क्वायर है तो इसको हम क्या करेंगे, 2 बार लिख लेंगे, Z1 प्लस Z2 इस तरीके से। तो Z1 प्लस Z2 इंटू Z1 प्लस Z2। अब क्या करना, अब यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। तो कोई सी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आप लगा लीजिए, चाहे लेफ्ट लगा लीजिए या राइट लगा लीजिए। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इस पूरे एलिमेंट को हम लोग मान लेते हैं, ये 2 एलिमेंट लेते हैं और इसको 1 मान लेते हैं, यानी ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाते हैं। तो इसका मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्या हो जाएगा, Z1 इंटू Z1 प्लस Z2 और प्लस इससे भी डिस्ट्रीब्यूट होगी तो Z2 इंटू Z1 प्लस Z2। तो कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे लग गई है, ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लग गई है। तो अब हमने क्या किया, ये जो लास्ट एलिमेंट था हमारा, इस एलिमेंट को हमने दोनों एलिमेंट पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। अब यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पे इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगा देंगे, तो यहाँ पे हम लोग लगा देंगे प्रॉपर्टी लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो आइए इसको भी डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी लगा देते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे कौन सी चाहिए, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो Z1 को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है Z1 और Z2 पे, तो Z1 इंटू Z1 हो जाएगा और प्लस Z1 को Z2 से करेंगे तो Z1 इंटू Z2 हो जाएगी। यहाँ पर भी यही करना है, Z2 को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है तो Z2 को हमें Z1 से डिस्ट्रीब्यूट करें तो Z2 इंटू Z1 और Z2 को Z2 से करेंगे तो आ जाएगा Z2 इंटू Z2। तो यहाँ पे देखिए Z1 और Z1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा Z1 स्क्वायर प्लस Z1 Z2 प्लस, अब देखिए ये जो लिखा है Z2 Z1, यहाँ देखिए अभी हम लोग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी Z2 Z1 किसके इक्वल है, Z1 इंटू Z2 के। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर क्रम चेंज भी कर देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि क्रम विनिमय के नियम का पालन होता है। और Z2 को Z2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो Z2 स्क्वायर हो जाएगा। तो ये बन जाएगा Z1 स्क्वायर और Z1 Z2 2 बार है तो जोड़ेंगे तो 2Z1 Z2 आ जाएगा और प्लस Z2 स्क्वायर। तो देखिए ये हमारे पास एक आइडेंटिटी बन गई है। जैसी आइडेंटिटी हमने बाकी जगह पढ़ी थी, रियल नंबर्स के लिए पढ़ी थी, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर,
उसी तरीके से ए की जगह पे यहाँ पे Z1 और बी की जगह पे Z2 आ गया है, और जब ये Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर करेंगे तो Z1 स्क्वायर प्लस 2Z1 Z2 प्लस Z2 स्क्वायर। तो कहने का मतलब ये है कि कॉम्प्लेक्स नंबर में भी हम उसी तरीके से आइडेंटिटी का यूज़ कर सकते हैं जैसे कि हम रियल नंबर्स में करते थे। तो जैसे हमने यहाँ पर Z1 प्लस Z2 के लिए इस रिलेशन को सॉल्व किया है, आप लोग Z1 माइनस Z2 के लिए भी सिमिलरली इसी तरीके से आप रिलेशन को सॉल्व कर सकते हैं। इसे 2 दफ़े लिख लेंगे और फिर वही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करके इसको सॉल्व करेंगे। तो आपका जो रिज़ल्ट आएगा वो आ जाएगा यहाँ पर Z1 स्क्वायर माइनस 2Z1 Z2 प्लस Z2 स्क्वायर। तो ये आपके लिए एक तरीके से प्रैक्टिस वर्क है, तो आप इसको करेंगे। और अब आगे हम लोग जो 3 डेरिवेशन बचे हैं इसमें से हम 2 डेरिवेशन और करेंगे। तो एक बार हमने प्लस का बताया था, इस बार हम माइनस का डेरिवेशन हम लोग पहले कर लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे a माइनस बी होल क्यूब है, तो इसी तरीके से अगर हमारे पास Z1 माइनस Z2 होल क्यूब हो तो इसका हम लोग एक्सपेंसन कैसे करेंगे, किसका प्रूफ कैसे करेंगे, तो यहाँ पे कर लेते हैं। तो ये हमारे पास है Z1 माइनस Z2 होल क्यूब, तो इसे हम लोग लिख लेंगे Z1 माइनस Z2 होल स्क्वायर इंटू Z1 माइनस Z2। तो देखिए यहाँ पे पावर 3 थी, तो 3 पावर को हमने ब्रेक कर लिया है, यहाँ 2 पावर कर ली और यहाँ पे 1 कर लिया है। अब Z1 माइनस Z2 होल स्क्वायर, तो यहाँ पे आप इसका डेरिवेशन आप करेंगे तो इसको देखेंगे ही कि Z1 माइनस Z2 होल स्क्वायर किसके इक्वल आता है। तो ये आ जाता है Z1 स्क्वायर माइनस 2Z1 Z2 प्लस Z2 स्क्वायर और इनटू यहाँ पे लिख देंगे Z1 माइनस Z2। तो देखिए जो पहला हमारे पास टर्म था Z1 माइनस Z2 होल स्क्वायर, उसकी जगह हमने लिख दिया है Z1 स्क्वायर माइनस 2Z1 Z2 प्लस Z2 स्क्वायर। ये हमने सेकंड आइडेंटिटी को यूज़ करके यहाँ पे लिख लिया। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ जो टर्म है, तो पहला टर्म है, इसके साथ हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, फिर दूसरे टर्म के साथ इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, फिर तीसरे टर्म के साथ इसको डिस्ट्रीब्यूट। तो यहाँ पर हो जाएगा Z1 स्क्वायर इंटू Z1 माइनस Z2, फिर माइनस यहाँ पे लगा तो माइनस 2Z1 Z2 इंटू Z1 माइनस Z2, और तीसरा टर्म हमारे पास यहाँ पे है Z2 स्क्वायर, तो प्लस Z2 स्क्वायर इंटू Z1 माइनस। तो अब इसको थोड़ा सा हम लोग हल कर लेते हैं। तो देखिए Z1 स्क्वायर की Z1 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो Z1 क्यूब हो जाएगा। ये एक्चुअली मल्टीप्लिकेशन जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन ही है। यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हम लोग यूज करते हैं वो वास्तव में मल्टीप्लाई ही करते हैं, लेकिन वो प्रॉपर्टी के हिसाब से उसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ही कहा जाता है। तो यहाँ पे देखिए Z1 स्क्वायर को हम Z2 पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आ जाएगा Z1 स्क्वायर इंटू Z2 माइनस यहाँ पे 2Z1 Z2 है, इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे Z1 पे तो आ जाएगा 2Z1 स्क्वायर इंटू Z2। Z1 2 बार हो जाएगा तो स्क्वायर बन जाएगा, और ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। तो 2Z1 Z2 को हम जब Z2 से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा 2Z1 Z2 स्क्वायर। तो Z2 और Z2 मिलके Z2 स्क्वायर बन जाएंगे, और प्लस अगला टर्म हमारे पास Z2 स्क्वायर को डिस्ट्रीब्यूट करना है Z1 और Z2 से। तो Z2 स्क्वायर को Z1 से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये बनेगा Z2 स्क्वायर इंटू Z1, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। Z2 स्क्वायर को Z2 स्क्वायर से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा Z2 होल क्यूब। तो ये हमारे पास टर्म आ गए हैं। तो अगला टर्म देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा Z1 क्यूब माइनस, देखिए ये है Z1 स्क्वायर इंटू Z2, और ये भी है 2Z1 स्क्वायर इंटू Z2। तो दोनों माइनस के हैं तो ऐड हो जाएंगे, तो 1 ये और ये 2 ये, तो मिलके हो जाएगा 3Z1 स्क्वायर Z2। और यहाँ पर देखिए थोड़ा सा हमें एक टर्म भिन्न मिल रहा है, ये है हमारे पास 2Z1 Z2 स्क्वायर, जबकि ये वाला टर्म हमारे पास है 2Z2 स्क्वायर इंटू Z1। यहाँ पर Z1 पहले है और Z2 बाद में है, यहाँ पे Z2 पहले है और Z1 बाद में है। तो देखिए इसका समाधान ये है कि यहाँ पर देखिए कम्यूटेटिव लॉ में देखेंगे हम लोग कि अगर क्रम 2 एलिमेंट्स को 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो क्रम बदलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो हम Z2 स्क्वायर को बाद में लिख दें और Z1 को पहले लिख दें तो इससे कोई फ़र्क हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा। तो हम यहाँ ये इसको इसी तरीके से लिख देते हैं, Z1 वाले को पहले लिख देते हैं और Z2 स्क्वायर को बाद में लिखते हैं। लास्ट टर्म हमारे पास है Z2 क्यूब, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे, यहाँ पे लिखते हैं Z1 स्क्वायर
यहाँ पे आ जाएगा 3z1 स्क्वायर z2 उतार लेते हैं। और देखिए ये प्लस का है z2 z2 स्क्वायर और ये प्लस का 1z1 z2 स्क्वायर है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे, दोनों प्लस के हैं, तो ये हो जाएंगे 3z1 z2 स्क्वायर और माइनस z2 का क्यूब। तो देखिए ये हमारे पास एक और रिलेशन हमें मिल गया है, होल क्यूब का रिलेशन है ये एक्चुअली। तो ये हमारे पास जो रिलेशन आया है ये z1 माइनस z2 होल क्यूब का आ गया। तो z1 माइनस z2 होल क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा z1 क्यूब माइनस 3z1 स्क्वायर z2 प्लस 3z1 z2 स्क्वायर माइनस z2 क्यूब, जैसे कि a माइनस बी होल क्यूब का फार्मूला होता है। तो इसी तरीके से जैसे हम लोगों ने z1 माइनस z2 का होल क्यूब किया है, आप z1 प्लस z2 का होल क्यूब का फार्मूला ड्राइव कर सकते हैं और मुझे उम्मीद है कि आप उसको ज़रूर अपने आप करेंगे। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा z1 क्यूब प्लस 3z1 स्क्वायर z2 प्लस 3z1 z2 स्क्वायर और लास्ट टर्म हो जाएगा z2 होल क्यूब। तो ये टर्म आप लोग ज़रूर सॉल्व करिएगा। अब हमारा एक डेरिवेशन और है जिसको हम लोगों को अभी सॉल्व करना है और वो डेरिवेशन है हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के अनुरूप। तो इसको तो देखिए ये वाला भी डेरिवेशन हम लोग कर सकते हैं, जैसे z1 माइनस z2 इंटू z1 प्लस z2 इंटू z1 माइनस z2 इज इक्वल टू z1 स्क्वायर माइनस z2 स्क्वायर। तो हम लोग उल्टा करके भी लिख सकते हैं, इसको पहले लिख दें इसको बाद में लिख दें, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो ये हमें ड्राइव करना है, तो राइट हैंड साइड से इसको ड्राइव करेंगे तो बहुत आसानी से ये हमारा प्रूव हो जाएगा। तो देखिए LHS साइड लेके चलते हैं और राइट हैंड साइड को प्रूव करने की कोशिश करते हैं। रियल नंबर्स के लिए तो हमारे पास फार्मूला है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस। तो क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर में भी काम करेगा, इसको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा देते हैं। तो z1 से इन दोनों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो z1 इंटू z1 माइनस z2 हो जाएगा, प्लस z2 से करेंगे तो आ जाएगा z2 इंटू z1 माइनस z2। अब देखिए z1 को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इन दोनों एलिमेंट पे, तो z1 को जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो z1 का प्रोडक्ट हो जाएगा, इन दोनों से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो z1 को z1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो z1 स्क्वायर माइनस z1 को z2 से करेंगे तो ये हो जाएगा z1 z2 प्लस यहाँ पे z2 को डिस्ट्रीब्यूट करना है z1 और z2 से, तो z2 को जब हम z1 से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो z2 z1 और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, z2 को z2 से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो z2 स्क्वायर बन जाएगा। एक लाइन और लिख लेते हैं, z1 स्क्वायर माइनस z1 z2 और प्लस ये टर्म देखिए आप ध्यान से, ये लिखा है z2 इंटू z1, तो z2 इंटू z1 होता है z1 इंटू z2 के इक्वल, यानी इनमें क्रम चेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं। तो जो मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन है वो कॉम्प्लेक्स नंबर में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है। तो अगर हम इसका क्रम चेंज कर देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो z2 इंटू z1 की जगह पे z1 इंटू z2 लिख देंगे और लास्ट टर्म हम लोग एज इट इज़ उतार लेते हैं। तो देखिए ये जो z1 इंटू z2 है ये माइनस का है और ये z1 इंटू z2 प्लस का है, तो ये हमारे दो टर्म हैं तो कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास जब कैंसिल होते हैं तो कैंसिल होने के बाद में हमारे पास z प्लस आ जाता है, z प्लस को हम लोग क्या कहते हैं 0 प्लस i0। आप चाहें तो डायरेक्ट कैंसिल करें, वैसे मैथमेटिकली कैंसिल करने के बजाय यही लिखना चाहिए। तो अगर हम इस तरीके से भी लिखेंगे तो यहाँ पे 0 ही आएगा, ये 0 प्लस i0 और हम सब लोग जानते हैं कि 0 को किसी भी दूसरे नंबर में ऐड करते हैं तो उसमें कोई चेंज नहीं होता है। तो ये स्टेप अगर हम नहीं भी लिखते हैं तो इससे कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन हमें मालूम होना चाहिए कि ये दोनों एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स हैं, इसलिए ये कैंसिल होंगे। और कैंसिल होने के मतलब ये है कि इन दोनों के जगह पे इनका जो एडिटिव इन्वर्स है, वो एडिटिव आइडेंटिटी है वो आएगा। एडिटिव आइडेंटिटी को हम यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो हमें वही रिजल्ट मिल जाएगा। तो कुल मिला के हमने जो यहाँ पे सॉल्व किया है वो है z1 प्लस z2 इंटू z1 माइनस z2 इज इक्वल टू क्या होता है z1 स्क्वायर माइनस z2 स्क्वायर। तो ये जो आइडेंटिटीज़ हम लोग रियल नंबर्स के लिए पढ़ते थे वो सारी आइडेंटिटीज़ हमारी यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर में भी एज इट इज़
अप्लाई होती हैं तो फ्रेक्वेंटली हम लोग इसको यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनको ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा लाभ पहुँचाएगा। तो आप लोग इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझें और बहुत अच्छे से सीखें और इसका यूज भी करें, क्योंकि ये चीज़ जो आप पढ़ रहे हैं ये बिल्कुल प्योर कॉन्सेप्ट है। तो आइए हम लोग कुछ और क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं। देखिए हम लोग ये दो नए डेरिवेशन कर लेते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, क्योंकि ये एग्ज़ाम में खूब पूछे जाते हैं और हमको ये मालूम भी होने चाहिए। वैसे तो इनकी एक सार टेक्निक भी हम लोग बाद में कहीं सीख लेंगे, बहुत आसान टेक्निक है, उससे तो बहुत आसानी से लग जाता है और कॉन्सेप्चुअली भी कर वो सही है। लेकिन इसका सही तरीका क्या है वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, एक है Z1 = R cos θ1 प्लस I sin θ1 और दूसरा हमारे पास जो Z2 है वो है R2 cos θ2 प्लस I sin θ2। देखिए कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जब हम लिखते हैं तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर दो फॉर्म में लिख सकते हैं, या तो हम कार्टेशियन फॉर्म में उसको लिखेंगे और या फिर हम पोलर फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पर जो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर सपोज किया है वो हमने पोलर फॉर्म में सपोज किया है, और पोलर फॉर्म में इसलिए सपोज किया है क्योंकि इससे डेरिवेशन ज़्यादा आसान है। तो अब क्या करना है हम लोगों को, हम इन दोनों को का पहले मॉड निकाल लेते हैं। तो देखिए आप पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि जब इसका मॉड हम निकालते हैं तो इसका मॉड होता है R1 और दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड निकालेंगे तो ये हो जाएगा R2। तो यहाँ पे जो R लिखा रहता है ये मॉड होता है, इसकी मॉड वैल्यू मापांक इसका होता है, और जो थीटा होता है वो इसका कोणांक या आर्ग्यूमेंट एम्पलीट्यूड होता है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो यहाँ पर इसका जो दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका मापांक हमारा है R2 और इसका कोणांक है θ2। तो ये दो चीज़ें हमें मालूम हो गई। अब हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों नंबर्स को ऐड कर लेते हैं। तो इन दोनों नंबर को हम कैसे ऐड करेंगे, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, R1 cos θ प्लस I sin θ1 प्लस R2 cos θ2 प्लस I sin θ2, ये हमने लिख लिया है। अब इसको क्या करना है, इसमें छोटा सा काम करना है कि R1 से इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करना है और R2 से भी इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करना है। और एडिशन के जब हमने रूल पढ़ा था कॉम्प्लेक्स नंबर में ऑपरेशंस कैसे करते हैं, तो हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम जोड़ते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं कि जो रियल पार्ट होता है उसको रियल में ऐड करते हैं और जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसको हम इमेजिनरी में ऐड करते हैं। तो यहाँ पर जो रियल पार्ट हमारा बनेगा वो हो जाएगा R1 cos θ1 और यहाँ पर जो रियल पार्ट बनेगा वो हो जाएगा R2 cos θ2। तो ये हमारा रियल पार्ट आ गया। और इसी तरीके से जब R1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा R1 sin θ1 और I आएगा, और इसी तरीके से R2 को जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा R2 I sin θ2। अब हम इसमें से I कॉमन ले लें तो ये हमारा हो गया कॉम्प्लेक्स पार्ट, वो इमेजिनरी पार्ट। तो ये हमारा रियल पार्ट आ गया और ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट आ गया। और जब हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है और हम उस कॉम्प्लेक्स नंबर का, जैसे सपोज करिए Z = x प्लस IY है और इसका हम अगर मापांक निकालना चाह रहे हैं, मॉड निकालना चाह रहे हैं, तो इसका मॉड जो होता है वो होता है √x² प्लस y²। अगर आप यहाँ से रूट हटाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे स्क्वायर लगाना पड़ेगा। तो ये हमारे पास होता है कि मापांक किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का निकालते तो उसके रियल पार्ट का स्क्वायर और प्लस उसके इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर करते हैं। तो यहाँ पर भी देखिए हम इन दोनों का मापांक निकालना चाह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे मापांक ही लिखा है। तो Z1 प्लस Z2 का यहाँ मॉड निकालेंगे तो हमारे पास जो पहला पार्ट है, रियल पार्ट है, इस रियल पार्ट का हम लोग यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे और फिर ये दूसरा जो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है इसका भी हम लोग यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे। और देखिए ये a प्लस b होल स्क्वायर का फार्मूला यहाँ अप्लाई हो जाएगा। तो ये a की जगह पे हो जाएगा R1 cos θ1 स्क्वायर प्लस b की जगह पे हो जाएगा R2 cos θ2 स्क्वायर।
तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिख देते हैं। तो 2 हो गया, ए की जगह पे हो गया r1 cos थीटा 1 और बी की जगह पे हो गया r2 cos थीटा 2। यही सेम प्रोसेस सेकेंड पार्ट में भी अप्लाई हो जाएगा। ये ए की जगह पे हो जाएगा और ये बी की जगह पे हो जाएगा। तो यहाँ जाएगा r1, यहाँ पे साइन है तो साइन थीटा 1 स्क्वायर प्लस r2 साइन थीटा 2 स्क्वायर और प्लस 2r1 साइन थीटा 1 इंटू r2 साइन थीटा 2। तो इत्मीनान से धीरे धीरे लिखना है और समझ के लिखना है। अब क्या करना है हम लोगों को, तो देखिए ये जो पहला टर्म आ रहा है इसमें r1 स्क्वायर आ रहा है और यहाँ पर भी r1 आ रहा है। तो हम इन दोनों टर्म को पास पास में लिख लेंगे। तो ये पहले हम ये वाला टर्म लिखते हैं, ये हो जाएगा r1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1। अब इसको लिख लेंगे तो ये भी हो जाएगा प्लस r1 स्क्वायर और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा 1। तो देखिए पहला टर्म हो गया। अब इसी तरीके से ये नेक्स्ट टर्म लेते हैं। ये नेक्स्ट टर्म हमारे पास क्या है, r2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2 और इस टर्म को लिखेंगे तो ये है r2 स्क्वायर और यहाँ कॉस है तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा 2। और उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, ये जो दो टर्म हमारे पास बचे, ये बच गया था तो 2r1 r2, ये r1 है ये r2 है तो ये है cos थीटा 1 इंटू कॉस थीटा 2 और प्लस इसी के आगे हमारे पास ये लास्ट वाला टर्म था तो ये है 2, ये r1 लिखा है, यहाँ पर ये बीच में r2 है और साथ में इसके है साइन थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2। तो देखिए इन दोनों टर्म्स में हम r1 स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से r1 स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बचेगा साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस इसी तरीके से इन दोनों टर्म में भी हम कॉमन ले सकते हैं r2 स्क्वायर। तो यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 2 और इन दोनों टर्म में हमारे पास 2r1 r2 कॉमन है। तो यहाँ से 2r1 r2 कॉमन लेंगे तो बचेगा cos थीटा 1 इंटू कॉस थीटा 2 प्लस साइन थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2। थोड़ा महीन लिख रहा है, आप लोग इसको पॉज करके इत्मीनान से देख लें। अब ये जो हमारे पास आ रहा है ये फार्मूला बन गया। हम सब लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1। तो ये साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस कास स्क्वायर थीटा 1 ये 1 हो जाएगा। इसी तरीके से साइन स्क्वायर थीटा 2 प्लस कास स्क्वायर थीटा 2 ये भी प्लस में है तो ये भी 1 बन जाएंगे। और यहाँ पे जो आइडेंटिटी बन रही है वो है साइन ए कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। तो एक फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी इज इक्वल टू कॉस ए माइनस बी। तो यहाँ पर है कॉस थीटा 1 इंटू कॉस थीटा 2 प्लस साइन थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2। तो ये बन जाएगा कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2। तो हमें यहाँ पे यही लिख लेना है। r1 स्क्वायर लिख देंगे, इसकी जगह पे 1 आ जाएगा, प्लस r2 लिख देंगे, इसकी जगह पे 1 आ जाएगा और प्लस लिख देंगे 2r1 r2 और ये फार्मूला हमारा बन गया cos थीटा 1 माइनस थीटा 2। तो एक लाइन और लिख लेते हैं तो ये हो जाएगा r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस 2r1 r2 cos थीटा 1 माइनस थीटा 2। तो ये हमारे पास आ गया है z1 प्लस z2 मॉड होल स्क्वायर की वैल्यू इतनी हमें मिली है। तो देखिए यहाँ पर अब जब ये चीज़ हमारे पास मिल गई, इसके आगे का जो स्टेप है वो हमें समझना है मेनली, क्योंकि वही स्टेप मेन है। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, इसको एक इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं यहाँ पर। और यहाँ पे देखिए आपने पढ़ा है कि कॉस थीटा की जो वैल्यू होती है वो लेस देन इक्वल टू 1 होती है, यानी कभी भी कॉस थीटा का मान 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। वो हमेशा -1 और 1 के बीच में वरी करता है इस तरीके से। तो यहाँ पर जो हमारे पास कॉस का टर्म आ रहा है ये कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2 आ रहा है, तो इसकी वैल्यू निश्चित रूप से 1 होगी या उससे छोटी ही होगी। अब हम लोग क्या करते हैं, अब कॉस थीटा के साथ हमारे साथ क्या लिखा है यहाँ पे, यहाँ लिखा है 2r1 r2। तो हम इसमें
दोनों साइड में 2r1 r2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पे 2r1 r2 आ गया है। और अब हम दोनों साइड में ये r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर ऐड कर देते हैं, तो इधर भी r1 स्क्वायर और प्लस r2 स्क्वायर ऐड करते हैं और इधर भी हम r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर को ऐड कर देते हैं। और ये ऐड कर देंगे तो देखिए जो लेफ़्ट साइड हमारी बन रही है, ये जो लेफ़्ट साइड बन रही है, ये बिल्कुल यही लेफ़्ट साइड बन गई जो हमारे पास ऊपर इक्वेशन नंबर 1 में लिखी हुई है। और इक्वेशन नंबर जो 1 है वो किसके इक्वल है, वो मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 होल स्क्वायर के इक्वल है। तो अब इस पूरे टर्म की जगह पे हम मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 होल स्क्वायर रख सकते हैं क्योंकि ये दोनों चीज़ें इक्वल हैं। तो यहाँ पर हम इस वैल्यू को रिप्लेस कर सकते हैं Z1 प्लस Z2 मॉड स्क्वायर, यहाँ ले देंगे लेस देन इक्वल टू। और ये जो चीज़ हमारे पास आ रही है ये एक फार्मूला हमारा बन गया है, जैसे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, उसी तरीके से r1 स्क्वायर प्लस 2r1 r2 प्लस r2 स्क्वायर है। तो ये बन जाएगा r1 प्लस r2 होल स्क्वायर और दोनों तरफ से हम स्क्वायर को कैंसिल आउट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा Z1 प्लस Z2 मॉड लेस देन इक्वल टू r1 प्लस r2। और पहली लाइन को अगर ध्यान से देख लेंगे तो यहाँ एक बात और हमें समझ में आ जाएगी कि यहाँ पर जो हमने लिखा था मॉड ऑफ Z1, तो मॉड ऑफ Z1 किसके इक्वल था, r1 के इक्वल था। तो r1 की जगह पे मॉड ऑफ Z1 लिखा जा सकता है, तो यहाँ लिख देंगे मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 इज़ लेस देन, अब ये r1 लिखा है और r1 है मॉड ऑफ Z1 के इक्वल, तो यहाँ लिख देंगे मॉड ऑफ Z1 प्लस, इसी तरीके से देखिए यहाँ लिखा था मॉड ऑफ Z2 इज़ इक्वल टू r2, तो r2 और मॉड ऑफ Z2 इक्वल हैं, तो r2 की जगह पे हम मॉड ऑफ Z2 यहाँ पर भी लिख सकते हैं। तो जब ये लिख देंगे तो ये हमारा डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो जो हमने फर्स्ट डेरिवेशन यहाँ पे लिया है वो हमारा क्या डेरिवेशन था, वो डेरिवेशन हमारा था कि z मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 इज़ लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2। और देखिए हमने यहाँ ड्राइव किया है मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 इज़ लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी और इस आइडेंटिटी को आप लोग ज़रूर पढ़िए और इसको करिए। जब हम ये आइडेंटिटी करेंगे तो बिल्कुल इसी के तरीके की दूसरी आइडेंटिटी है, लेकिन इसमें थोड़ा फ़र्क है, यहाँ पर प्लस लिखा हुआ है और इस वाली आइडेंटिटी में यहाँ माइनस लिखा हुआ है। तो इसमें आपको करना क्या है कि आप इसको अगर समझ चुके हैं तो मैं इसी में थोड़ा सा चेंज करके आपको बता दूं, अगर ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो तो प्रॉब्लम नहीं है तो हम इसमें चेंज कर लेते हैं। ये जो प्लस लिखा है इस प्लस की जगह पे हमें यहाँ क्या लेना है, माइनस लेना है, तो हम यहाँ पर माइनस अप्लाई कर देंगे, यहाँ माइनस अप्लाई कर देंगे यहाँ, तो यहाँ पर भी जो बीच में साइन हमारा आएगा वो आ जाएगा माइनस का साइन। और जब ये बीच में माइनस आएगा तो ये जो टर्म्स हमारे पास हैं ये भी हमारे माइनस के हो जाएंगे। तो जब ये माइनस के टर्म होंगे तो जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे a माइनस बी होल स्क्वायर के फार्मूले से, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये माइनस 2ab बनेगा यहाँ पर। और इस वाले में भी, दूसरे वाले में भी हम जब ये एक्सपेंड करेंगे तो ये माइनस का 2ab हो जाएगा। तो देखिए बाकी सारा प्रोसेस वही रहेगा, केवल जो 2ab के टर्म्स हैं वो दोनों टर्म नेगेटिव आ जाएंगे। अब जब ये नेगेटिव आएंगे तो बाकी तो एज इट इज लिखते जाएंगे, यहाँ पे हमको ये नेगेटिव साइन लेना पड़ेगा, तो हम दोबारा ना करना पड़े इसलिए ये कर रहे हैं। आप लोग अलग से फ्रेश करेंगे, उसी क्वेश्चन में गोजागाजी नहीं करेंगे, अलग से लगाएंगे। तो यहाँ पर अगर हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये हमारा डेरिवेशन हो जाएगा और फिर यहाँ पर हमारा माइनस आएगा, यहाँ पर भी माइनस आएगा और यहाँ पर भी हमारा माइनस आ जाएगा। अब इतना काम तो हमारा हो जाएगा और यहाँ से जो काम हम कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा चेंज होगा। तो मैं इतना पार्ट फिर से आपको लगा के दिखा देता हूँ कि क्या चेंज होगा। तो देखिए बच्चों, हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं, ये तो हम जान ही रहे हैं कि ये कॉस थीटा की जो वैल्यू होती है वो हमेशा 1 से कम होती है। तो हमारे पास कॉस थीटा की जगह कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2 है, तो हम यहाँ थीटा 1 माइनस थीटा 2 लिख देते हैं। तो ये भी कॉस है तो इसकी वैल्यू
1 से कम ही होगी। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि यहाँ पर माइनस की वैल्यू है, तो इनइक्वलिटी में आपको ये ध्यान रखना है कि जब कभी भी ये माइनस का साइन होगा यहाँ पर और आप माइनस यहाँ लाना चाहेंगे, हमारे पास प्लस है और हम यहाँ माइनस अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो हमें इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो इनइक्वलिटी लगी है, ये इनइक्वलिटी हमारी चेंज हो जाएगी। इस बात को आप ज़रूर ध्यान रखिए। ये इनइक्वलिटी जो लेस देन इक्वल टू है, ये कन्वर्ट होकर हो जाएगी ग्रेटर देन इक्वल टू। तो यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो cos θ1 माइनस θ2, तो ये यहाँ हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू -1। अब देखिए ये हमारे पास आइडेंटिटी आ गई। तो अब क्या करते हैं हम लोग इसमें, अब इसमें 2r1 r2 से दोनों साइड में मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2r1 r2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2r1 r2 और यहाँ हो जाएगा cos θ1 माइनस θ2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 को भी 2r1 r2 से करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास -2r1 r2। और इसके साथ में हमारे पास r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर है, तो दोनों साइड में हम लेफ़्ट में भी r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर ऐड कर देते हैं और राइट साइड में भी r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर ऐड कर देते हैं, क्योंकि सेम नंबर दोनों साइड में ऐड करने से उस आइडेंटिटी पर, उस इनइक्वलिटी पर कोई चेंज नहीं आएगा। अब जब ये चीज़ बन गई तो ये आप देखिए, ये जो टर्म हमारे पास आ रहा है, ये टर्म हमारा बिल्कुल यही टर्म बन गया जो यहाँ इक्वेशन नंबर 1 में लिखा है। और इक्वेशन नंबर 1 किसके इक्वल है, वो है z1 माइनस z2 मॉड ऑफ z1 माइनस z2 होल स्क्वायर के इक्वल है। तो हम इस पूरे टर्म की जगह लिख देंगे मॉड ऑफ z1 माइनस z2 होल स्क्वायर, यहाँ लिख देंगे ग्रेटर देन इक्वल टू। और ये जो फार्मूला बनना है r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस 2r1 r2, ये फार्मूला बन गया r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर बन गया है। और हम दोनों साइड में स्क्वायर हटा देंगे तो हमारे पास हो जाएगा z1 माइनस z2 मॉड ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा तो बचेगा r1 माइनस r2। और r1 हमारा इक्वल किसके था, r1 हमारा इक्वल था मॉड ऑफ z1 के और r2 हमारा इक्वल था मॉड ऑफ z2 की, ये यहाँ लिखा हुआ है। तो इस तरीके से हमारी दूसरी आइडेंटिटी भी ये देखो प्रूफ हो गई। तो एक आइडेंटिटी अगर हमने कर लेंगे कायदे से तो हम दूसरी आइडेंटिटी को भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो ये कुछ आइडेंटिटी थी जो हम लोग पढ़ रहे थे और यहाँ पे आके हमारा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा पूरा हो जाता है। अब हमें केवल एक मात्र चीज़ पढ़नी रह गई है इसमें, और वो है इकाई का घनमूल, क्यूब रूट ऑफ यूनिट आइडेंटिटी। वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।